एक ऐसा राजवंश जिसने गुजरात पर लगभग 350 साल राज किया, जो जितने माहिर तलवार चलाने में थे उतने ही माहिर पत्थरों को तराशने में भी। ये कहानी है सोलंकियों की, जिन्होंने गुजरात के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, 950 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक, यानी पूरे 350 साल। इतने लंबे वक्त तक गुजरात और काठियावाड़ की किस्मत सोलंकियों के हाथ में थी। इतने लंबे शासन ने इस पूरे इलाके पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। तो इस कहानी को समझने के लिए हम सीधे इसके सोर्स पर चलते हैं। हम इस ऐतिहासिक दस्तावेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ये होगा कि हमें सोलंकियों के बारे में जो भी जानकारी मिलेगी वो सीधे तथ्यों पर आधारित होगी, बिल्कुल ऑथेंटिक। और देखिए, यहीं पर सोलंकियों की कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वो सिर्फ बहादुर योद्धा नहीं थे, वो कला के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। एक ही सिक्के के दो पहलू, और शायद यही उनकी असली पहचान थी। तो चलिए इस राजवंश की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसके सबसे प्रमुख शासकों के जरिए। हमारी ये पूरी कहानी जो है ना, वो 3 बड़े किरदारों के इर्द गिर्द घूमेगी। सबसे पहले आते हैं इसके संस्थापक मूलराज प्रथम, फिर एक बड़े संकट का सामना करने वाले भीम प्रथम, और आखिर में एक नया शहर बसाने वाले कर्णदेव। तो कहानी की शुरुआत होती है इस राजवंश के संस्थापक के साथ। जी हाँ, मूलराज प्रथम। देखिए, हर महान साम्राज्य की एक शुरुआत होती है, एक नींव का पत्थर होता है। सोलंकियों के लिए वो नींव का पत्थर थे मूलराज। उन्होंने उस वक्त जो बिखरी हुई चालुक्य शक्तियां थी ना, उन सबको एक साथ जोड़ा, अणहिल पाटक को अपनी राजधानी बनाया और एक आजाद, एक मजबूत सोलंकी साम्राज्य की शुरुआत की। मूलराज के बाद भी राजवंश आगे बढ़ता रहा, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर भीम प्रथम के दौर में कहानी ने एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लिया। उनके शासनकाल में एक ऐसी बाहरी ताकत ने हमला किया जिसने इस मजबूत साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी। और वो हमलावर था महमूद गजनी। निशाना था प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। हमारा सोर्स साफ साफ बताता है कि इस हमले के सामने भीम प्रथम ने बिना लड़े ही मैदान छोड़ दिया। वो कच्छ की तरफ भाग गए। ये शायद सोलंकी इतिहास के सबसे कमजोर पलों में से एक था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये हार की कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। जैसे ही गजनी वापस लौटा, भीम प्रथम भी लौट आए, और उन्होंने सिर्फ अपने टूटे हुए राज्य को जोड़ा नहीं, बल्कि चालुक्य शक्ति को, उनकी पावर को फिर से जिंदा कर दिया। क्या जबरदस्त वापसी थी ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले जरूरी शासक हैं कर्णदेव। इनका योगदान ना युद्ध के मैदान में उतना नहीं था जितना निर्माण में था। और उनका सबसे बड़ा योगदान वो आज भी हमारे सामने है, बिल्कुल जिंदा। उन्होंने नींव रखी कर्णावती शहर की, जिसे आज हम सब गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए। लेकिन देखिए, इतिहास कितना दिलचस्प है। एक पूरा शहर बसाने के बाद भी हमारा सोर्स ये कहता है कि उनका शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई और बड़ी उपलब्धि नहीं थी। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि आखिर विरासत को, लेगेसी को नापा कैसे जाता है। कर्णदेव के बाद उनके बेटे जयसिंह गद्दी पर बैठे। लेकिन सोलंकियों की कहानी सिर्फ राजाओं और उनके बाद आने वालों की नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। शासकों और लड़ाइयों से परे उनकी जो असली विरासत है ना, वो शायद पत्थरों में गढ़ी हुई है। चलिए उनकी कुछ कला और वास्तुकला की उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसालें ये 2 शानदार इमारतें। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, जिसे भीम प्रथम के ही एक सामंत ने बनवाया था, और बड़ौदा के पास मोढेरा का वो बेहतरीन सूर्य मंदिर। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सोलंकियों की कलात्मक सोच कितनी ऊंची थी। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है, किसी राजवंश को कैसे याद रखा जाना चाहिए, उनकी लड़ाइयों से या उनकी बनाई हुई इमारतों से, भीम प्रथम की हार से या उन्हीं के दौर में बने दिलवाड़ा मंदिर की खूबसूरती से। सोलंकियों की कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली विरासत तलवार से बनती है या फिर छेनी हथौड़ी से।